आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं जेम्स हेडली चेज की एक बेहद ही रोमांचक कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चार शख्स एक मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। मेज पर ताश के पत्ते, जुए में इस्तेमाल होने वाले पोकर चिप्स, सिगरेट के फिल्टर से भरी एस्ट्रे, 4 गिलास और शराब की एक बोतल मौजूद थी। मेज पर सीधी पड़ती हरे शेड की रोशनी के अलावा वहां शेष पूरे कमरे में अंधेरा था। वातावरण में सिगरेट का कसैला धुआं बसा हुआ था। वहां मौजूद चारों आदमियों में से सर्द और बेचैन आंखों वाले, पतले मुंह और लंबे चौड़े शरीर वाले का नाम मॉर्गन था। उसने अपने हाथ में थामे चारों बादशाह मेज पर रख दिए और अपनी कुर्सी पर कमर सटाकर मेज को धीरे धीरे बजाने लगा। अन्य तीनों ने चुपचाप उसे ये सब करते हुए देखा और फिर उन्होंने भी बेमन से अपने अपने पत्ते मेज पर फेंक दिए। उनमें से एक जीपो, जिसका वास्तविक नाम गिस्सेपी मैंदिनी था, वो बेमन से मुस्कुराया और फिर उसने अपने सामने मेज पर रखे पोकर चिप्स मॉर्गन की ओर खिसका दिए। जीपो एक काले घुंघराले बालों वाला, मोटी गेंद जैसा गोल मटोल, लंबी चोंचदार नाक और धूप से तपे गहरी रंगत के जिस्म का मालिक था। वो बोला, मैं खाली हो गया। कैसी किस्मत है। पूरी शाम गुजर गई लेकिन एक बार भी ढंग के पत्ते नहीं आए। टेबल में बैठा हुआ एक और आदमी जिसका नाम एड ब्लैक था, उसके सामने अभी भी पोकर चिप्स बचे पड़े थे। उसने उनमें से 4 चिप्स मॉर्गन की ओर बढ़ाए। एड ब्लैक एक ऊंचे कद वाला, धूप में खूब तपे जिस्म का मालिक था। उसके खूबसूरत व्यक्तित्व पर एक ऐसी कठोरता और निर्दयता की छाप थी कि महिलाएं उसकी ओर खींची चली जाती थी, लेकिन पुरुष उसे देखते ही सतर्क हो जाते थे। उसने बेहद अच्छे से प्रेस किया हुआ सूट पहना हुआ था और कमीज के साथ हाथ से पेंट की हुई टाई लगाई हुई थी, जिस पर हरे बैकग्राउंड में पीले रंग के घोड़े का खुर पेंट किया गया था। निसंदेह वो उन चारों में सबसे ज्यादा अच्छे से सजा धजा व्यक्ति था। वहां मौजूद चौथे शख्स का नाम एलेक्स किटसन था, जिसकी उम्र कोई 23 वर्ष की थी। वो वहां मौजूद चारों आदमियों में से सबसे जवान था और खूब गठीले और मजबूत शरीर का मालिक था। उसकी नाक पेशेवर बॉक्सरों की भांति चपटी थी और लगातार इधर उधर भटकती उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती थी। उसने खुले गले की कमीज और कॉर्डरॉय की पतलून पहन रखी थी। उसने भी मुंह बनाते हुए मेज पर अपने सामने मौजूद पोकर चिप्स मॉर्गन की ओर खिसका दिए। मैं भी खाली हूं, उसने कहा। मेरे पास 4 बेगमें थी और मैंने सोचा था। उसने बाकी वाक्य अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उसने गौर किया कि बाकी दोनों, जीपो और एड ब्लैक, उसकी बात सुनने के बजाय मॉर्गन की ओर देख रहे थे। मॉर्गन अपने जीते पोकर चिप्स की 3 ढेरियां बना रहा था। उसके पतले होठों पर एक सिगरेट दबा हुआ था और उसकी तेज सांसों की आवाज उन तीनों को बाखूबी सुनाई दे रही थी। पोकर चिप्सों को व्यवस्थित करने के बाद मॉर्गन ने अपना सिर उठाया और अपनी काली सांप जैसी गोल आंखों से वहां मौजूद अन्य तीनों के चेहरों को गौर से देखने लगा। एड ब्लैक ने बेचैनी से पहलू बदला। क्या बात है मॉर्गन? उसने पूछा। लगता है तुम सारी शाम किसी सोच में पड़े रहे हो। मॉर्गन बदस्तूर अपनी उंगलियों से मेज को ठकठकाता रहा और फिर अचानक बोला, क्या तुम लोग 2-2 लाख डॉलर कमाना चाहते हो? वहां मौजूद तीनों आदमियों के जिस्म तुरंत तन गए। वो मॉर्गन को बाखूबी जानते थे। उन्हें पता था इस किस्म के मामलों में मजाक करना उसकी आदत में शुमार नहीं था। जीपो थोड़ा सा आगे को झुक गया और बोला, क्या? दोबारा बताओ। क्या तुम तीनों 2-2 लाख डॉलर कमाना चाहते हो? मॉर्गन ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। तुम में से हर एक ये रकम पाने का हकदार बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो खतरा उठाना पड़ेगा वो भी कम नहीं है। ब्लैक ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और गौर से मॉर्गन को देखने लगा और उसने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि किसी मामले में हमारे हाथ कुल मिलाकर 8 लाख डॉलर पड़ सकते हैं? नहीं, मॉर्गन बोला, 8 नहीं, पूरे 10 लाख।
अगर तुम तीनों इस सिलसिले में शामिल होने की हामी भर देते हो तो हम इसका 5 लोगों में बराबर हिस्सा करेंगे। एड ब्लैक चौंकते हुए बोला, 5 हिस्से? 5वां कौन है? उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मॉर्गन ने कहा और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने हाथ मेज पर टिकाए और आगे को झुक गया। उसका पतला सफेद चेहरा तनाव से घिरा था। यह सारा मामला जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल और बेहद खतरनाक भी है, लेकिन फिर नतीजे में हमें पूरे 10 लाख डॉलर्स मिलेंगे नगद। ऊपर से वो ऐसी रकम होगी जिसे हम बेहिचक जब चाहें खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उस सारे मामले में हासिल की हुई रकम में कोई भी नोट $10 से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कैसे भी सपने देखने से पहले ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सारा मामला बेहद पेचीदा और इंतहाई खतरनाक है। जीपो मुंह बनाकर मॉर्गन को ताक रहा था। $2 लाख? वो फंसी हुई आवाज में बोला, यह एक बहुत बड़ी रकम है मॉर्गन। मॉर्गन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर भूखे भेड़िए के समान भाव थे। मॉर्गन बोला, यह एक बहुत बड़ा मामला है जीपो, लेकिन बाद में मिलने वाली रकम का मतलब है कि दुनिया तुम्हारी जेब में होगी। तभी एड ब्लैक बोला, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है मॉर्गन, तो तुम शायद रॉकेट रिसर्च स्टेशन के पेरोल की बात कर रहे हो। मॉर्गन धम्म से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर बोला, तुम वाकई में चालाक हो ब्लैक, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तुम्हारा उस बारे में क्या ख्याल है? पेरोल में पूरे 10 लाख नगद रकम तमाम छोटे छोटे नोटों की शक्ल में मौजूद रहती है। उन्हें हासिल करने के बाद खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मॉर्गन ने किटसन की ओर देखा। उसके चेहरे पर असमंजसतापूर्ण भाव थे और वो बड़े गौर से मॉर्गन की ओर देख रहा था। तुमने सुना लड़के, मॉर्गन ने कहा, हम इतनी बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। नहीं, तुम पागल हो। किटसन ने अपने हाथों की उंगलियों को मुट्ठी की शक्ल में भींचते हुए कहा, यह काम हम नहीं कर सकते। इस मामले में आगे बढ़ना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। मॉर्गन मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जैसी किसी बुजुर्ग के चेहरे पर उस समय पाई जाती है जब वो किसी नौजवान की अहमकाना बात सुनता है। उसने अपनी निगाहों को एड ब्लैक की तरफ घुमाया। मॉर्गन जानता था कि अगर एड ब्लैक को तैयार किया जा सके तो ये नामुमकिन से दिखते काम को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। एड ब्लैक बेहद तेज दिमाग वाला शख्स था और किटसन नौजवान था, हौसलामंद था, मार कुटाई में उस्ताद और बेहद ही काबिल ड्राइवर था। बस एक ही कमजोरी थी उसमें कि उसमें दिमाग नाम की चीज नहीं थी। हालात कुछ यूं थे कि अगर एड ब्लैक ने फैसला कर एक बार कह दिया कि इस किस्से को अंजाम दिया जा सकता है तो किटसन भी दोबारा सोचकर अपना फैसला बदल सकता था। इस मामले में किटसन की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। मॉर्गन ने एड ब्लैक की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कहते हो ब्लैक? ब्लैक के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वो मानो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली। हालांकि इस काम में मोटी रकम हासिल होने के आसार हैं, तो भी मैं अभी इस काम में हाथ नहीं डालना चाहूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया योजना है तो इस बारे में सोच सकता हूं, एड ब्लैक बोला। ये एड ब्लैक की एक खास खूबी थी। वो तमाम हालातों की जानकारी हासिल किए बिना अपनी राय जाहिर नहीं करता। मोटे जीपो ने बेचैनी से पहलू बदला। उसके चेहरे पर अभी भी कई सवाल थे। वो बारी बारी किटसन और मॉर्गन को देख रहा था और फिर उसने मॉर्गन से पूछा, वैसे इस काम में ऐसी कौन सी खास पेचीदगी और खतरा है? मॉर्गन ने किटसन की ओर हाथ हिलाकर संकेत किया और कहा, तुम ही से बताओ लड़के, तुम तो वहां काम भी कर चुके हो, तो तुम्हें वहां की खासी अंदरूनी जानकारी होगी। हाँ, मुझे जानकारी है, किटसन बोला, और उसी बिना पर मैं जानता हूं कि इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। उस पेरोल को लूटने की कोशिश भर करना मौत को दावत देना है। कोई बेवकूफ इंसान ही ऐसा करने की सोचेगा। किटसन ने अपने बाकी तीनों साथियों पर अपने शब्दों के प्रभाव को देखने के लिए निगाह डाली।
अपने से उम्र में खासे बड़े उन तीनों के सामने इस ढंग से बात करते हुए उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। किटसन आगे बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। बेलिंग आर्म्ड ट्रक एजेंसी को छेड़ना भारी मुसीबत मोल लेने के बराबर है। किटसन की बात को सुनकर जीपो ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया और फिर मॉर्गन की ओर देखते हुए बोला, लेकिन क्या वाकई तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है मॉर्गन? मॉर्गन ने जीपो के सवाल को अनसुना कर दिया और अपनी निगाहें किटसन पर बराबर टिकाए रहा और फिर उसने किटसन से कहा, तुम चुप क्यों हो गए लड़के? बताओ कि यह काम इस कदर मुश्किल और बेहद खतरनाक क्यों है? किटसन ने मॉर्गन के पोकर चिप्स में से एक उठा लिया और अपनी मोटी उंगलियों में घुमाते हुए कुछ एक पल खामोश बैठा सोचता रहा और फिर वो बोला, जब मैंने वहां की नौकरी छोड़ी थी उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक नया ट्रक मंगवाया था। उस नए ट्रक के आने से पहले वो लोग एक मामूली बख्तरबंद ट्रक का इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी कड़ी सुरक्षा के लिए 4 गार्ड मौजूद रहते थे। लेकिन अब इस नए ट्रक के आ जाने के बाद उन गार्ड्स की भी जरूरत नहीं थी। वो नए किस्म का ट्रक लाजवाब है और कंपनी को उसकी उन्नत किस्म की धातु से बनी बॉडी पर इस कदर भरोसा है कि आजकल तो उन्होंने उस ट्रक में लादे जाने वाले माल का बीमा तक कराना बंद कर दिया है। मॉर्गन ने पूछा, क्यों? उस ट्रक में ऐसी क्या खासियत है? किटसन ने अपनी उंगलियां बालों में फिराई। उसे इस सारे सिलसिले में बात करते हुए खासी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो ये बात साबित करना चाहता था कि इस सारे सिलसिले का सुझाव देकर मॉर्गन इस बार भारी गलती कर रहा था। वे चारों पिछले 6 महीने से एक टीम की मानिंद काम कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई अच्छे दांव भी मारे थे और इस सब के चलते उनका मॉर्गन पर गहरा भरोसा जम चुका था। इस बार मामला कुछ अलग था। हालांकि पिछले दिनों कई चले मामलों में उन्हें कोई खास बड़ी रकम तो हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्हें किसी भी स्तर पर कोई खास बड़ा खतरा भी नहीं उठाना पड़ा था और मॉर्गन इन मामलों में खूब सूझबूझ वाला शख्स साबित हुआ था। खुद किटसन भी मानता था कि 2 लाख की रकम वाकई मोटी रकम थी, लेकिन फिर इस बारे में सोचना सिर्फ सोचना ही मुमकिन था, क्योंकि असल में उस रकम को हासिल किया जा सकने का काम सरासर गलत था, लगभग नामुमकिन। मॉर्गन कम से कम इस मर्तबा असलियत से नावाकिफ जान पड़ता था। बोलो लड़के, मॉर्गन ने फिर से किटसन को टोका। इस बार उसके स्वर में व्यंग था। बताओ, उस नए ट्रक में ऐसी क्या खासियत है? किटसन ने एक गहरी सांस खींची और मॉर्गन से कहा, तुम उसके पास भी नहीं फटक पाओगे मॉर्गन। वो अपनी बात को पुरजोर ढंग से पेश करने को इतना व्याकुल था कि उसकी आवाज कपकपा सी गई थी। वो ट्रक एक खास किस्म की धातु की मोटी चादर से बना हुआ है। वो इस कदर मजबूत कवच है कि उसे काटा जाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि शक्तिशाली ब्लोअर से तेज आग फेंककर शायद उसे पिघलाया जा सकता हो, मगर यकीन जानो, अगर ऐसा है भी तो ये कई घंटों में हो सकने वाला काम नहीं, कई दिनों तक चलने वाला एक ऑपरेशन के समान होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे उस ट्रक का दरवाजा भी बेहद ही मजबूत है। उसमें टाइम लॉक का सिस्टम फिट है। ट्रक लोड करते समय उसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है। अपनी रफ्तार से चलता ट्रक ड्राइव होता हुआ रिसर्च स्टेशन तक पहुंचने में 3 घंटे लगाता है, जबकि उसके टाइम लॉक को 4 घंटे के टाइम पर सेट किया जाता है। यह 1 घंटे का अतिरिक्त टाइम इस चीज के मद्देनजर है कि कहीं ट्रक रास्ते में जाम वगैरह में ना फंस जाए या उसमें कोई खराबी ना आ जाए। किटसन ने पोकर चिप्स नीचे रखा और अपनी बात को गौर से सुनते श्रोताओं पर निगाह डाली और आगे बोला, अंदर डैशबोर्ड पर एक पुश बटन लगा है जो पूरे टाइम लॉक को कंट्रोल करता है। अगर ड्राइवर को किसी भी किस्म का खतरा महसूस हो तो वो उस पुश बटन को दबा देगा और इस तरह पहले से सेट किया हुआ टाइम लॉक कैंसिल हो जाएगा और वो दरवाजा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा जब तक उसे कंपनी खुद ना खोले। तो उसके बाद क्या होगा? मॉर्गन ने पूछा। किटसन ने कहा, एक बार बटन को दबाने भर की देर है, उसके बाद पूरा टाइम लॉक इस प्रकार से रीसेट हो जाएगा कि जब तक उस टाइम लॉक को दोबारा नए सिरे से सेट ना किया जाए उस ट्रक के मजबूत दरवाजे को कोई नहीं खोल पाएगा। इस पूरे सिस्टम में टाइम लॉक को दोबारा सेट करना भी किसी के बस का काम नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए एक ट्रेन्ड एक्सपर्ट विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी।
किटसन ने एक सिगरेट सुलगाई और अपने नथुनों से धुआं छोड़ते हुए बात आगे बढ़ाई। इसके अलावा एक और बात है, ट्रक में एक शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर मौजूद रहता है और एजेंसी की बेहद सुरक्षित इमारत के बाहर आने के बाद ट्रक उस ट्रांसमीटर के सहारे एजेंसी से निरंतर संपर्क बनाए रखता है। ऐसे में मान लो कि कोई पागल सड़क ब्लॉक करके ट्रक का रास्ता रोक लेने में कामयाब हो भी जाता है तो ड्राइवर और गार्ड तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। ड्राइवर टाइम लॉक वाला बटन दबा देगा और गार्ड एक स्विच को ऑन कर देगा, जिससे ट्रक की विंडशील्ड और खिड़कियों को फौलाद की मोटी चादरें ढककर दरवाजों के रूप में बंद हो जाएंगी, जिससे पूरा का पूरा ट्रक एक बंद बक्सा बनकर रह जाएगा, जिसे किसी भी तरह तोड़कर खोल पाना नामुमकिन होगा। ट्रक के अंदर गार्ड ट्रांसमीटर का स्विच दबा देगा और यूं इससे सिग्नल भेजे जाने लगेंगे जो पुलिस को भी पर्याप्त होंगे और वो ट्रक बेहद आसानी से ढूंढा जा सकेगा, चाहे उसे कहीं भी क्यों ना छुपा लिया जाए। ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर और गार्ड को बस इतना करना होगा कि उस फौलाद के जैसे मजबूत ट्रक में बैठकर मदद पहुंचने तक इंतजार करते रहें। किटसन ने सिगरेट की राख को एश ट्रे में झाड़ा और आगे कहा, अब तुम समझ सकते हो कि उस ट्रक को टो नहीं किया जा सकता, हाईजैक नहीं किया जा सकता, खोला नहीं जा सकता और यूं आखिरकार लूटा भी नहीं जा सकता। और ये सब जानने के बाद भी अगर कोई उस ट्रक को लूटने की कोशिश करना चाहे तो यकीन जानो वो कोई बेवकूफ ही होगा। जीपो ने अपनी गर्दन के पिछले भाग को खुजाया और उसके मोटे चेहरे पर भारी निराशा के भाव उभरे। एड ब्लैक ने ताश की एक गड्डी उठा ली और उन्हें फेंटता हुआ मॉर्गन को देखने लगा। मॉर्गन ने किटसन से पूछा, ड्राइवर और गार्ड के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन्हें खरीदा नहीं जा सकता? किटसन ने उसे गौर से देखा। खरीदा? उन दोनों को? तुम पागल तो नहीं हो गए हो मॉर्गन? किटसन बोला। किटसन की यह बात सुनकर मॉर्गन के चेहरे पर कठोर भाव उभरे। मैंने तुमसे एक सीधा सवाल पूछा है किटसन, बेकार बकवास करने के बजाय सीधा जवाब दो। मुझे बकवास सुनना पसंद नहीं। मॉर्गन को गुस्से में देखकर एड ब्लैक ने वार्तालाप का स्तर अपने हाथों में लेकर कहा, नाराज क्यों होते हो मॉर्गन? लड़का सब कुछ जानता समझता है, सो ये ठीक कह रहा होगा। मॉर्गन के चेहरे पर उपहास के भाव उभरे। अभी पता चल जाएगा, उसने कहा और फिर उसने किटसन से पूछा, बताओ किटसन, उन दोनों को खरीदा क्यों नहीं जा सकता? किटसन के चेहरे पर पसीना चमकने लगा था। वो बोला, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे उनकी फितरत का भी पता है। ड्राइवर डेव थॉमस और गार्ड माइक डर्कसन बेहद हौसलामंद, फुर्तीले और तीखे निशानेबाज हैं। उन्हें यह भी पता है कि ट्रक लूटने की कैसी भी कोशिश को नाकाम करने के बदले उन्हें बतौर इनाम $2000 मिलेंगे और इसीलिए हमारी इस चोरी को नाकाम करने की वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों को यह भी पता है कि इस ट्रक को लूट पाना बेहद मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। सो वे अपनी स्थायी आमदनी वाली अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर इस सिलसिले में बिकने को हरगिज तैयार नहीं होंगे। वे दोनों अपने काम में वफादार हैं और उन दोनों को खरीदने की कोशिश करना भी किसी मुसीबत में पड़ने के बराबर है। वहां हो रही बातचीत के बीच जीपो कूद पड़ा और बोला, अगर यह काम इतना ही पेचीदा है तो मैं इस सारे सिलसिले में पड़ना ही नहीं चाहता। यह ठीक है कि 2 लाख मोटी रकम होती है, लेकिन उस रकम का क्या फायदा जिसे खर्च करने को आदमी जिंदा ही ना रह सके। सो फॉर दिस रीजन आई एम आउट। जीपो की बात सुनकर मॉर्गन मुस्कुराया। जीपो हालांकि डरपोक नहीं था, लेकिन जानबूझकर खतरा मोल लेने का बेमिसाल हौसला भी उसमें नहीं था। उसकी अपनी कुछ अलग किस्म की खासियतें थी। वो टेक्निकल बंदा था और माहिर ताला तोड़ था। उसकी दक्ष उंगली की कारीगरी के आगे किसी ताले का ना खुलना लगभग नामुमकिन था। उसने ढेरों ऐसे ताले खोले थे जिन्हें खोल पाना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अपनी इस बेमिसाल कारीगरी का नमूना दिखाने के लिए उसको तनाव रहित और शांत माहौल की जरूरत पड़ती है। तनाव और दबाव में काम करना और फिर मनमाफिक नतीजे निकाल पाना उसके बूते की बात नहीं थी। इधर मॉर्गन जानता था कि मौजूदा काम बेहद तनाव में किया जाना था, सो उसे भी इस बात पर पूरा इत्मीनान नहीं था कि जीपो ऐसे विकट हालातों में अपनी महारत का कामयाब प्रदर्शन कर भी पाएगा या नहीं। उसे हालांकि ये भरोसा जरूर था
कि वो जीपो को समझा बुझाकर इस काम को करने के लिए रजामंद जरूर कर सकता है, लेकिन सिर्फ इतना करने भर से तो कामयाबी की गारंटी नहीं थी। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि जब मुनासिब वक्त आए तो तनाव, व्याकुलता, दबाव और बेहद उत्तेजना भरे क्षणों में जीपो कामयाबी के साथ अपनी हुनरमंदी दिखाए। ऐसे माहौल में अगर जीपो घबरा गया तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। सुनो जीपो, मॉर्गन ने जीपो के कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन पूर्ण स्वर में कहा, जब से हम चारों ने मिलकर एक टीम की तरह काम करना शुरू किया है, मैं तभी से सारे कामों को बिना किसी झंझट के निपटाता रहा हूं। ठीक है ना? जीपो ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी दोनों मॉर्गन के आगे बोलने का इंतजार करते रहे। ये ठीक है कि पहले का कोई भी काम इतना बड़ा नहीं था, मॉर्गन ने कहा, लेकिन तुम सबको कुछ ना कुछ मिलता ही रहा है। हालांकि उनमें से किसी भी काम में कोई खास खतरा कभी नहीं रहा, लेकिन यकीन जानो, ऐसे कामों में लगे रहने का मतलब है देर सवेर हम पुलिस की निगाहों में आ ही जाएंगे, और फिर हम कब तक इस किस्म के छोटे मोटे कामों को करते रह सकेंगे। इसीलिए बहुत सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम एक बड़ा हाथ मारकर मोटा माल हासिल करने के बाद अपना ये गैंग बंद कर देंगे और अपने अपने रास्ते में निकल जाएंगे। $2 लाख में दुनिया भर की ऐश की जा सकती है, और यकीन मानो इतनी बड़ी रकम का हमारे पास होने का सिर्फ एक मतलब है कि हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं। हाँ, इस काम में पेचीदगी बेहद जरूरी है, लेकिन इसे यकीनन अंजाम दिया जा सकता है। जरूरत केवल इस बात की है कि पूरी योजना के हर पहलू पर गहराई से सोच विचार किया जाए। किटसन ने हमें ज्यादातर जानकारी तो दे ही दी है, और उस जानकारी में हर एक बात ठीक भी है, लेकिन इस सारे मामले में वो शायद एक बात भूल गया। मॉर्गन ने अपने सामने बैठे तीनों श्रोताओं पर निगाह डाली। जीपो नर्वस था, किटसन अपने बयान पर स्थिर और भयभीत दिख रहा था, और एड ब्लैक अभी भी अनिश्चित सा प्रतीत हो रहा था। मॉर्गन बोला, किटसन ने हमें यह नहीं बताया कि उस नए ट्रक को आए हुए पूरे 5 महीने बीत चुके हैं। उसे लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, और इतने समय में हर कोई इस बात पर यकीन कर बैठा है कि वो ट्रक पूरी तरह सुरक्षित है। और किटसन समेत हर किसी को पूरा यकीन है कि कोई भी अक्लमंद आदमी उस ट्रक को लूटने की सोचेगा भी नहीं। और दोस्तों, जब ऐसी कोई बात एक बार दिमाग में बैठ जाती है तो लापरवाही पक्का होती है, और हमें इसी का फायदा उठाना है। अगर हमने एक सटीक वार किया तो हमारी सफलता निश्चित है। बस मौका पाकर एक जबरदस्त मुक्का मारना है और हमारा विरोधी चित। मॉर्गन ने जानबूझकर मुक्केबाजी की मिसाल दी थी, क्योंकि वो किटसन के मन में उत्सुकता पैदा करना चाहता था। जीपो की तरह किटसन को भी उस सारे मामले में शामिल किया जाना जरूरी था। मॉर्गन ने गौर किया कि उसकी वो तरकीब काम कर गई थी, और किटसन के चेहरे पर अब दिलचस्पी के भाव दिखने लगे थे। मॉर्गन ने आगे कहा, ट्रक के बारे में किटसन ने जो भी जानकारी दी है वो मैं एक अरसा पहले अखबारों में पढ़ चुका हूं। उन लोगों को अपने उस ट्रक पर इतना आत्मविश्वास, इतना गर्व था कि उन्होंने इसकी खूबियों की तमाम तरह की पब्लिसिटी की थी। उन्हें पूरा यकीन है कि वो ट्रक लूटा नहीं जा सकता। ऊपर से उन्हें लगता है कि उस ट्रक की उन खूबियों का जितना बखान किया जाएगा, उसको जितना सुरक्षित और मजबूत बताया जाएगा, एजेंसी को उतना ज्यादा बिजनेस मिलेगा। और दोस्तों, जब से मैंने उस ट्रक के बारे में पढ़ा है, मैं तभी से उस तोड़ी ना जा सकने वाली सुरक्षा को तोड़ने के बारे में ही सोचता रहा हूं। और मेरा यकीन मानो, हम इस काम को कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है हौसले की। इस काम में सबसे ज्यादा जरूरत हौसले की ही है। और हमें यह भी याद रखना है कि इस मामले को अंजाम देने के बाद हम सबके हिस्से में $2 लाख आएंगे। एड ब्लैक ने अपनी खत्म होती सिगरेट को एशट्रे में कुचला और तुरंत ही दूसरी सिगरेट सुलगा ली। वो अपनी पीली पीली आंखों से मॉर्गन को बड़े गौर से देख रहा था, और सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए उसने मॉर्गन से पूछा, तो मॉर्गन, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई ठोस तरकीब है? हाँ, मॉर्गन ने अपनी सिगरेट सुलगाई, एक गहरा कश लिया और धुआं जीपो की तरफ छोड़ते हुए उसने आगे कहा, हाँ, मेरे पास तरकीब है।
और इस बारे में उस तरकीब पर आगे और काम किया जा सकता है। उस पूरी योजना को ठोक बजाकर उसकी बकायदा पॉलिश करने का हमारे पास काफी वक्त है। वो ट्रक 5 सालों से हर हफ्ते रिसर्च स्टेशन में 10 लाख डॉलर की रकम पहुंचाने जाता रहा है, और मैं जानता हूं कि उसे लूटना इतना आसान नहीं होगा। पिछले कई सालों से वो ट्रक लगातार काम कर रहा है, और गुजरते समय के साथ उसकी सारी सावधानी, सारी सतर्कताएं कम पड़ती जा रही हैं, और ऐसे में हम मौका पाते ही उस पर धावा बोल सकते हैं। रुको, किटसन आगे को झुककर बोला। उसका चेहरा उत्तेजना से तमतमा रहा था। ये बकवास है। मेरा सवाल है कि तमाम तरह की लापरवाही होने के बावजूद उस ट्रक के अंदर मौजूद एक बटन को दबाने में किसी भी आदमी को आखिरकार कितना समय लगेगा? 2 सेकंड? इस तरह तीनों बटनों को दबाने में महज 6 सेकंड्स लगने हैं। इसके बाद वो ट्रक एक फौलाद का बंद बक्सा बनकर रह जाएगा, जिसे हम में से कोई भी नहीं खोल सकेगा। और तुम हमें समझा रहे हो कि महज 6 सेकंड्स के अंदर हम ट्रक को रोक भी लेंगे और उसके गार्ड और ड्राइवर पर काबू भी पा लेंगे और आखिरकार दरवाजा भी खोल लेंगे। होश में रहकर बात करो मॉर्गन, क्योंकि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। किटसन की बात सुनकर मॉर्गन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ऐसा लगता होगा। किटसन बोला, मुझे ऐसा लगता ही नहीं, मैं इसे जानता भी हूं। ट्रक को रोक लेने के बाद भी तुम ट्रक के नजदीक नहीं पहुंचे होगे कि तब तक वो पूरा ट्रक एक फौलादी बक्सा बन चुका होगा। फिर टाइम लॉक नहीं खुलेगा और भीतर से ट्रांसमीटर सिग्नल भेजने लगेगा। अच्छा, मॉर्गन ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। किटसन का मन किया कि उठकर उसका चेहरा बिगाड़ दे, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोका। किटसन आगे बोला, मुझे अपनी जानकारी पर पूरा यकीन है और तुम्हारी कोई भी बात मुझे मेरे इस यकीन से नहीं हिला सकती। तभी एड ब्लैक बीच में बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद करो किटसन, और मॉर्गन को अपनी योजना बता लेने दो। और अगर तुम खुद को उससे ज्यादा होशियार समझते हो तो तुम खुद ही हमारे बॉस क्यों नहीं बन जाते? एड ब्लैक की बात को सुनकर किटसन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी गर्दन को झटका दिया और कुर्सी पर कमर टिका ली। उसने बेहद शिकायती निगाहों से पहले ब्लैक और फिर मॉर्गन की ओर देखा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन मैं कह देता हूं, यह एक नामुमकिन काम है। एड ब्लैक ने मॉर्गन पर निगाह डाली। तुम बोलो मॉर्गन, तुम्हारी योजना क्या है? एड ब्लैक बोला। मॉर्गन ने कहना शुरू किया, कल मैंने रिसर्च स्टेशन तक के रूट को बड़े गौर से देखा। एजेंसी से रिसर्च स्टेशन तक का पूरा 93 मील का फासला है। इसमें से 70 मील का सफर हाईवे पर किया जाता है और बाकी 10 मील एक अन्य सड़क पर। अगले 10 मील एक कच्ची सड़क पर और बाकी 3 मील का सफर पूरे प्राइवेट रोड से होकर किया जाता है, जो सीधी रिसर्च स्टेशन तक जाती है। मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम उस ट्रक को रोक सके। हाईवे और उसकी अगली 10 मील की सड़क पर यह काम होना नामुमकिन है, क्योंकि वहां लगातार गाड़ियां आती जाती रहती हैं। 3 मील की प्राइवेट सड़क पर भी यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां 24 घंटे निगरानी रहती है। अब इस तरह हमें अपने काम के लिए उस कच्ची सड़क को चुनना होगा। मॉर्गन ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और सामने बैठे तीनों आदमियों को गौर से देखकर आगे कहा, उस कच्ची सड़क पर एक और ब्रांच रोड है जो हाईवे नंबर 10 तक जाती है। हालांकि ज्यादातर यातायात उस ब्रांच रोड के बजाय रिसर्च स्टेशन के पिछले गेट के पास से गुजरती उस सड़क का इस्तेमाल करता है, जो न सिर्फ 2 मील छोटी है बल्कि उसकी हालत भी बेहतर है। रिसर्च स्टेशन के गेट से कोई 2 मील पहले सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इसके परिणाम स्वरूप वहां सड़क अपेक्षाकृत संकरी है। ऊपर से उस जगह पर बेहद घनी झाड़ियां मौजूद हैं, जिससे छुपकर वार करने के लिए वो एकदम सटीक जगह है। एड ब्लैक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं खुद वहां उस सड़क से गुजर चुका हूं। वहां के तीखे मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बचा। वहां पर कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और इसीलिए वहां पर एक्सीडेंट जोन का एक साइन बोर्ड भी लग चुका है। मॉर्गन बोला, बिल्कुल सही।
अब तुम जरा ट्रक में मौजूद दोनों आदमियों के बारे में सोचो। उस मौसम में ट्रक के भीतर बेहद गर्मी होगी। हालांकि वो उस रूट पर पहले भी कई बार गुजर चुके हैं, सो उस गर्मी का उन पर कुछ खास असर नहीं होगा। अपने सफर के दौरान वे चट्टानों से घिरे सड़क के संकरे भाग पर पहुंचेंगे, लेकिन मोड़ से मुड़ते ही उन्हें अपने सामने एक अजीब नजारा देखने को मिलेगा। चट्टान से टकराने के बाद एक कार वहां उल्टी पड़ी होगी और सड़क के बीचों बीच एक घायल औरत पड़ी होगी, जिसके चारों ओर खून का तालाब फैला पड़ा होगा। एक निगाह में वो औरत गंभीर रूप से घायल नजर आएगी। इतना कहकर मॉर्गन आगे की तरफ झुका और सीधा एड ब्लैक की ओर देखकर बोला, ऐसे में तुम मुझे बताओ, ट्रक में मौजूद गार्ड और ड्राइवर की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वे उस औरत को कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे या रुककर यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो औरत जिंदा है या मर चुकी है? मॉर्गन की यह बात सुनकर एड ब्लैक मुस्कुराया और उसने गर्दन घुमाकर किटसन की तरफ देखा और उससे कहा, सुना तुमने? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह एक ख्याली पुलाव है? फिर उसने वापस मॉर्गन की तरफ देखा और मॉर्गन से कहा, मॉर्गन, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों ट्रक रोक देंगे और उन दोनों में से एक आदमी ट्रक से नीचे उतरेगा और दूसरा ट्रांसमीटर से मदद के लिए संदेश भेजेगा। मॉर्गन ने किटसन की ओर निगाह डाली। तुम क्या कहते हो, वे क्या करेंगे? किटसन हिचकिचाया और फिर उसने अपने कंधों को झटका। मैं सोचता हूं ब्लैक ठीक कह रहा है। आखिरकार किटसन बोला, डर्कसन ट्रक से बाहर आएगा और थॉमस भीतर बैठा रहेगा। उधर डर्कसन जाकर औरत को किनारे खिसकाएगा और वापस घूमकर ट्रक में जाकर संदेश प्रसारित करेगा और आखिर में ट्रक आगे बढ़ जाएगा। किटसन की यह बात सुनकर मॉर्गन ने सहमति प्रकट की। तुम ठीक कहते हो, खुद मेरा भी यही मानना है, मॉर्गन बोला। मॉर्गन ने जीपो से उसकी राय नहीं पूछी, जो कभी कभार ही अपनी राय दिया करता था। उसकी वो राय भी नॉर्मली तिजोरी तोड़ने से संबंधित मामलों में ही होती थी। मॉर्गन आगे बोला, तो हालात यह है कि एक गार्ड ट्रक के भीतर है और दूसरा बाहर। अब एक बात और बताओ किटसन, मॉर्गन ने सीधे किटसन से पूछा। अब जब एक गार्ड ट्रक के बाहर है और एक ट्रक के अंदर, तो क्या अंदर बैठा गार्ड टाइम लॉक बटन को डीएक्टिवेट करके वो वाला बटन दबा देगा जिससे वो ट्रक एक फौलादी बक्से में तब्दील हो जाता है? किटसन ने रुमाल निकालकर चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछा और मॉर्गन की आंखों में देखकर कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। मॉर्गन ने एड ब्लैक पर निगाह डाली। तुम क्या बोलते हो ब्लैक? मॉर्गन ने पूछा। ड्राइवर ऐसा नहीं करेगा, ब्लैक ने कहा। किटसन के हिसाब से अगर टाइम लॉक को डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो कोई काबिल एक्सपर्ट ही उसे दोबारा से फिक्स कर सकता है, इसीलिए ड्राइवर उस झंझट में नहीं पड़ना चाहेगा। ऊपर से वो बटन दबाकर उस ट्रक को फौलादी बक्से में इसलिए नहीं तब्दील करेगा क्योंकि वो जानने को उत्सुक होगा कि उसका साथी बाहर नीचे सड़क पर क्या कर रहा है। मॉर्गन ने हां में सिर हिलाया और कहा, तो इसका मतलब हम नतीजे पर पहुंच रहे हैं, यानी घायल औरत को देखकर ट्रक रुक गया है और कोई भी बटन दबाए नहीं गए हैं। मॉर्गन ने किटसन की ओर उंगली उठाई और किटसन से कहा, जबकि तुम्हारा दावा था कि ऐसा होना कतई नामुमकिन था। तुम्हें मेरी बात एक ख्याली पुलाव लग रही थी, लेकिन अब स्थिति तुम्हारे सामने है। अब तुम क्या कहते हो? किटसन ने चिढ़कर कहा, ठीक है, तुम्हारी थ्योरी ने मुझे गलत साबित कर दिया है, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? मॉर्गन ने बड़ी तसल्ली से छत की ओर सिगरेट का धुआं छोड़ा। उसे इस स्थिति में मजा आ रहा था। मॉर्गन बोला, हासिल क्या हुआ? अभी बताता हूं। मैंने ट्रक को रुकने और एक गार्ड को नीचे आने पर मजबूर कर दिया। अब सड़क के उस संकरे भाग के बारे में सोचो। ट्रक उस जगह पर रुकेगा जहां चट्टानों की इतनी ओट है कि 2-3 आदमी उनके पीछे आसानी से छिप सकते हैं। गार्ड ट्रक के सामने आकर औरत की ओर बढ़ेगा। उधर ट्रक की खिड़कियां खुली होंगी। अब अगला सवाल यह है कि क्या ड्राइवर गार्ड के नीचे उतरने के बाद ट्रक की खिड़कियां बंद कर लेगा? किटसन ने बेमन से सिर हिलाकर इनकार किया। मॉर्गन आगे बोला, मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा।
और फिर खिड़कियां खुली होने के बावजूद उस ट्रक में काफी गर्मी होगी। ड्राइवर अपने साथी को घायल पड़ी औरत की ओर बढ़ता हुआ देख रहा होगा और वहीं नजदीकी चट्टान के पीछे हमारे आदमी छिपे होंगे। उन दोनों आदमियों को किसी किस्म की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं होगी, क्योंकि वो इलाका ऐसी दुर्घटनाओं के लिए काफी बदनाम है, जैसे अभी उनके ट्रक के सामने एक गाड़ी पलटी हुई थी। मॉर्गन थोड़ा रुका और दोबारा बोला, जब गार्ड औरत पर झुका होगा, मैं झाड़ियों में से निकलकर ट्रक के पीछे पहुंचूंगा। वहां से रेंगता हुआ मैं खिड़की के नजदीक पहुंचकर ड्राइवर पर रिवॉल्वर तान दूंगा। ठीक तभी घायल पड़ी औरत भी अपने ऊपर झुके गार्ड पर पिस्तौल तान देगी। इतना कहकर मॉर्गन ने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में कुचली और कहा, अब तुम मुझे बताओ, क्या इन हालातों में ड्राइवर और गार्ड बहादुरी दिखाने की कोशिश करेंगे? किटसन ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार दोनों फुर्तीले और ताकतवर हैं। मॉर्गन बोला, जरूर होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि वो सरेंडर कर देंगे। कमरे में सन्नाटा पसर गया। फिर जीपो ने कांपते स्वर में कहा, मान लो अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो? मॉर्गन ने उसकी ओर देखा। उसकी काली आंखों में चमक थी। 10 लाख का दांव, हर एक के हिस्से में 2-2 लाख, और इतनी बड़ी रकम के लिए कुछ करना पड़ता है। मॉर्गन बोला, अगर वो दोनों सरेंडर नहीं करेंगे तो उन्हें चोट खानी पड़ेगी। इतनी बड़ी रकम के लिए अगर थोड़ा खून खराबा भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मॉर्गन की ये बात सुनकर कमरे में दोबारा खामोशी पसर गई। आखिरकार इस खामोशी को जीपो ने तोड़ा। जीपो बोला, मुझे ये मामला जम नहीं रहा मॉर्गन। ये हमारी औकात से कहीं बड़ा काम है। मॉर्गन ने आंखें सिकोड़कर जीपो की तरफ देखा और उससे कहा, तुम क्यों फिक्र करते हो जीपो? अब तक की प्लानिंग में तुम्हारा कोई रोल है ही नहीं। तुम्हारा काम बाद में शुरू होगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने काम को बखूबी पूरा कर लोगे। तभी किटसन बीच में बोल पड़ा, और मैं कत्ल के मामले में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हूं। मॉर्गन ने सिगरेट सुलगाते हुए एड ब्लैक की तरफ निगाह डाली। ब्लैक ने सिगरेट सुलगाकर बड़ी अदा से तीली एक तरफ उछाल दी और बोला, मैं समझता हूं कि वो सरेंडर कर देंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वाकई उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मॉर्गन बोला, सही कहा। तो इसका मतलब है मैं, तुम और लड़की ड्राइवर और गार्ड से निपट लेंगे। जीपो और किटसन को आसान काम दे दिया जाएगा, लेकिन इस तरह उनका हिस्सा भी घट जाएगा, क्योंकि इस मामले में सारा रिस्क तो हम लेंगे। ठीक है? किटसन ने बेचैनी से पहलू बदला। $2 लाख की रकम पर हावी हो सकने की कल्पना उसे उत्तेजित किए जा रही थी। उसने पूछा, मेरा हिस्सा कितना होगा? मॉर्गन ने जवाब दिया, $1.25 लाख। और जीपो क्योंकि हाथ का कारीगर बंदा है तो इसलिए उसे $2.25 लाख मिलेंगे। तुम दोनों के हिस्से में से निकलकर बचे $1 लाख को मैं और ब्लैक आपस में बांट लेंगे। किटसन और जीपो ने एक दूसरे का मुंह देखा। किटसन बोला, अब तक हम जिन मामलों में शामिल होते रहे हैं उनमें बस नाम मात्र का खतरा रहा था, लेकिन इस बार यह सारा मामला कहीं बड़ा और घातक साबित हो सकता है। सरेंडर करने के बजाय अगर गार्ड और ड्राइवर ने कोई हौसलामंदी दिखाई तो वहां खून खराबा होना तय है, और मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। जीपो बोला, हाँ, ये ठीक कहता है, मुझे भी इस सारे मामले से बाहर ही समझो। मॉर्गन कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया। ठीक है, हम इस मसले पर वोटिंग करेंगे। हमारे गिरोह का उसूल है कि हर मसले पर वोटिंग होती है, सो इस बार भी फैसला वोटिंग से ही होगा। मॉर्गन बोला। किटसन ने विरोध किया और कहा, वोटिंग की कोई जरूरत नहीं। अगर ब्लैक भी तुम्हारे पक्ष में वोट देता है तो भी मुझे इस मसले से बाहर रहने का पूरा हक है। हम में से हर एक अपनी मर्जी का मालिक है, और यह भी हमारे गिरोह का उसूल है, याद है ना? मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बखूबी याद है। फिर भी हम वोटिंग करके ही फैसला करेंगे, और वो फैसला हम सब पर लागू होगा। किटसन ने अनिच्छापूर्वक कंधे झटकाए और कहा, क्यों वक्त बर्बाद किया? मॉर्गन ने अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। उसके मजबूत जिस्म का साया मेज पर पड़ रहा था। वो बोला, वोटिंग के लिए पर्चियां तैयार करो जीपो।
जीपो ने कॉपी में से कागज निकालकर उसके 4 बराबर टुकड़े किए और उन्हें मेज पर रखा और बोला, ये लो, अपनी अपनी पर्ची लिख लो। मॉर्गन ने पूछा, केवल 4 पर्चियां क्यों बनाई जीपो? जीपो ने सवालिया नजर से मॉर्गन की तरफ देखा और बोला, हमेशा 4 पर्चियां ही तो बनती हैं। मॉर्गन मुस्कुराया और बोला, इस काम में 5 हिस्सेदार हैं, तो लड़की भी वोट देगी। इतना कहकर मॉर्गन दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोलकर बोला, अंदर आ जाओ जाने मन, मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत है। दोस्तों, ये था इस सीरीज का पहला भाग। इसका दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।